नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसे एसी करंट में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है या फिर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो उसमें क्या करना चाहिए। आज ये लेक्चर में हमें देखना है कि आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है या एलसी सर्किट है। तीनों को साथ में देख लेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव सर्किट। अगर मान लो किसी सर्किट में आपको कहीं पे रेजिस्टेंस या फिर आपको कहीं पे इंडक्टर दिख रहा है, तो इसको हम को सोल्व कैसे करें। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आप एक काम करो, पहले तो आप करंट को यहां पे रख लो। देखना भाई ध्यान से, आपने मान लीजिए करंट को यहां पे रख लिया, फेजर डायग्राम से ही सोल्व होगा। करंट को मान लीजिए यहां पे रख दिया। अब क्या करें आप, अब एक काम करो, आप रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो यहां पे रख लो। चलिए ये मैंने रख लिया वी आर। यहां क्यों रखा भाई, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, इसलिए। तो यहां पे दोनों सेम फेज में भी है। एक काम करो, आप एक काम करो, आप ये जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वी एल, उसे आगे रख लो। क्यों, क्योंकि होता ऐसा है कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो देखो मान लीजिए करंट यहां पे है, तो इसका फेजर मैंने 90 डिग्री आगे बनाया है। एक काम करो आप, कैपेसिटर का फेजर, वोल्टेज का फेजर आप नीचे रख लो। क्यों भाई नीचे रखेंगे, क्योंकि कैपेसिटर में करंट आगे होता है और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है। चलिए ये अपना तीनों हो गया। रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में है। अगर मान लो कहीं पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव सर्किट दिखाई दे रही है, तो करंट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। अगर मान लो कहीं पे सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट दिखाई दे रही है, तो करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। अरे भाई ये तो समझ में आ रहा है तुझे, अरे हाँ या ना, दोनों सेम फेज में है। रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज आगे है, इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज पीछे है, कैपेसिटिव सर्किट। सही है। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपको आरएल सर्किट दी है, तो आप एक काम करो, कैपेसिटर को यहां से निकाल दो। ठीक है। अब एक काम करो, आपके पास दो दो वोल्टेज है, एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज, एक इंडक्टर का वोल्टेज। एक काम करो, आप इसका रिजल्टेंट ले लो। आप जो इसका रिजल्टेंट ले लोगे वही नेट वोल्टेज होगा। इसका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर। तो ये सर्किट में नेट वोल्टेज और वो जो भी मिलेगा वो आरएमएस वोल्टेज होगा। ध्यान रखना भाई, जो नेट मिलेगा वो आरएमएस वोल्टेज होगा। नेट वोल्टेज हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा वी आर स्क्वेयर प्लस वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर। सही है भाई। तो आप एक काम करो, यहां पे वी आर एम एस लिख लो, ये जो मिलेगा वो वी आर एम एस होगा। एक काम करो, आप यहां पे ये लिख लो, वी आर की जगह में आई आर लिख सकता हूं। अरे आया ना, ये तो रेजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज है। अगर रेजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज है तो मैं ऐसे लिख लू आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में तो रेजिस्टेंस ही होता है। क्या यहां वीएल की जगह में आई इंटू एक्सएल लिख सकता हूं, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है वो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो क्या मैं ऐसे लिख लू आई स्क्वेयर एक्सएल का स्क्वेयर। अरे हाँ या ना, चलिए। और यहां पे आई दोनों ही केस में सेम होगा, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है भाई। यहां पे सीरीज कनेक्शन है, करंट तो दोनों में सेम ही होगा। तो मैंने यहां वी आर की जगह पे लिख लिया आई आर। हाँ मतलब ओहम लॉ से V इक्वल टू आई आर। लेकिन ये रेजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज है, तो यहां पे रेजिस्टेंस आएगा। VL की जगह पे मैं लिख लिया I इंटू एक्सएल। आई करंट तो दोनों में सेम होगा। एक्सएल इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस। हाँ भाई इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस याद रखना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन करंट को अपोज कर रहा है, इसलिए इसका नेचर रेजिस्टेंस जैसा है। चलिए ठीक है, यहां से आई बाहर निकाल लो, तो आई का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, आई आई
इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वेयर। अरे हाँ या ना। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर दो दो वोल्टेज दिए हैं और हमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर का वोल्टेज दिया, हमें नेट वोल्टेज निकालना है, आप वेक्टर की तरह रिजल्टेंट ले लो और जो भी वोल्टेज निकल के आएगा आरएमएस वोल्टेज होगा। पक्का भाई। अगर आपको कहीं पे करंट निकालना है, आपको नेट आरएमएस वोल्टेज दिया है, तो एक काम करो, नेट आरएमएस वोल्टेज ये रेजिस्टेंस और इंडक्टर का आप नेट ले लो। देखो यहां फिगर में भी फेजर डायग्राम भी मैंने बताई, ये रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज था, ये अपने इंडक्टर का जो वोल्टेज था, ये नेट निकल के आ गया अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर। रेजिस्टेंस निकालना है, इंडक्टिव नेट निकालना है, तो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। यहां पे आर का रख लो, यहां पे एक्सएल का रख लो और नेट निकाल लो। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर जैसे यहां निकाला है वैसे। तो भाई कोई यहां पे टफ चीज नहीं है। अगर आपको आरएल सर्किट दी है, नेट वोल्टेज निकालना है, नेट आरएमएस वोल्टेज निकालना है, आप रेजिस्टेंस का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज का नेट ले लो, रिजल्टेंट ले लो, जैसे वेक्टर में निकालते थे। अगर आपको कहीं पे करंट निकालना है तो आई इक्वल टू आई, ये जो करंट निकलेगा वो आरएमएस करंट होगा। मैं यहां लिख लू आरएमएस करंट, तो वी आरएमएस बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कहां से आया ये भाई? तो ये यहां से आया। नेट जो था वो वी आर एम एस था, आई आर हमने दोनों ओहम्स लॉ लगा दिए और यहां से आई बाहर निकाल लिया, बचा हुआ नीचे भेज दिया। तो मैं ये भी तो सोच सकता हूं कि भाई नेट रिएक्टेंस, नेट इंपीडेंस भी ऐसे निकालते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लो, मतलब वेक्टर की तरह ही इसे रिजोल्व कर लो। चलो ठीक है। अगर कहीं पे आपको फेज डिफरेंस पूछ ले, फेज डिफरेंस, देखो यहां पे फेज डिफरेंस, तो मैं ले लू टेन फाइव इक्वल टू, मान लीजिए एंगल हम आर के साथ ले रहे हैं, तो टेन फाइव इक्वल टू अपोजिट, भाई बेस हो जाएगा यार, अपोजिट हो जाएगा, वीएल ये हो जाएगा, वीएल ये हो जाएगा, वीआर। तो पहले तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वीएल बाई वी आर, या फिर वी की जगह आप आई एक्सएल लिख लो, वीएल की जगह आई इंटू एक्सएल। अरे हाँ या ना। नीचे वी आर की जगह आई इंटू आर लिख लो, तो यहां से आर आर कट जाएगा, बचेगा एक्सएल बाई एक्स आर, या फिर सिर्फ आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो टेन फाइव, जरूरत पड़े अगर वोल्टेज दिया है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, वोल्टेज नहीं आपको इंपीडेंस दिया है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। एक्सएल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एक्सएल माने ओमेगा एल बाय आर। तो ये हो गया। अगर आपको आरएल सर्किट में कहीं पे वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, दोनों का नेट आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एक बार। नेट वोल्टेज ऐसे निकालते हैं, अगर आपको नेट करंट चाहिए तो ऐसे निकालना है। अगर मान लीजिए मैक्सिमम करंट चाहिए तो यहां मैक्सिमम वोल्टेज, लेकिन इंपीडेंस तो सेम ही रहेगा। अगर मान लो कहीं पे फेज डिफरेंस चाहिए, वीएल बाई वी आर कर लो, हाँ, लेकिन एंगल आर के साथ बताया होना चाहिए। एंगल आर के साथ अगर कुछ नहीं कहा है तो आर के साथ ही निकालना है। चलिए वीएल बाई वी आर, वी की जगह आई आर, वी की जगह आई आर लिख लो, आई एक्सएल आई आर, आई आई कट हो जाएगा, क्योंकि सेम है। एक्सएल बाई एक्स आर से भी आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, ओमेगा एल बाई आर से भी निकाल सकते हो। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव सर्किट की। चलिए एक और देख लेते हैं, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर अगर साथ में कनेक्टेड है तो क्या करें। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप एक काम करो, पहले करंट का फेजर आप यहां पे ड्रॉ कर लो, ये हो गया आई। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। एक काम करो, अब यहां पे रेजिस्टेंस, वोल्टेज का रेजिस्टेंस भी यहां पे उसका भी फेजर ड्रॉ कर लो, ये हो गया वी आर। वीएल का ऊपर था लेकिन यहां पे वो तो लेना नहीं है, वीएल का ऊपर था लेकिन वो तो लेना नहीं है, तो आप यहां पे सिर्फ कैपेसिटर का लेना है। कैपेसिटर का नीचे था, आपको याद हो तो मैं यहां कैपेसिटर का नीचे ड्रॉ कर लू, वीसी। सही है भाई, ये भी सही है। अगर आपको ऐसा लगे कि सर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दिया है, हमें नेट निकालना है, तो कैसे निकाले भाई? दोनों का रिजल्टेंट ले लो। दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वीसी स्क्वेयर। सही बताया? हाँ जी हाँ, वी आर स्क्वेयर प्लस वीसी स्क्वेयर दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे वहां पे किया था बिल्कुल वैसे ही यहां पे वी आर स्क्वेयर प्लस वीसी स्क्वेयर।
चलिए, तो नेट आरएमएस वोल्टेज क्या हो जाएगा? नेट आरएमएस वोल्टेज जैसे वहां पे किया था अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वीसी स्क्वेयर। चलिए, वी की जगह आई आर लिख लो, आई तो दोनों में सेम होगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो वी आर एम एस, क्या यहां आई आर अगर लिख लू तो जैसे कि वी आर की जगह में लिख सकता हूं आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और वीसी की जगह में लिख सकता हूं आई स्क्वेयर एक्स सी का स्क्वेयर। सही बताया? एक काम करो, इसमें से आई को बाहर निकाल लो, ये जो करंट मिलेगा वो आरएमएस करंट मिलेगा। आरएमएस करंट इक्वल टू वी आरएमएस, और वहां पे जो बचा उसे नीचे ले लो, अंडर रूट यहां पे हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर। कोई टफ नहीं है भाई। अगर मान लीजिए यहां पे मैक्सिमम करंट, अब तो आपको पता चल गया, चलिए मैं यहां पे लिख भी लेता हूं कि अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए आई मैक्स, मैं एम लिख लेता हूं आई मैक्स, तो मैं ये करूंगा वी मैक्स डिवाइड बाई ये जो नेट इंपीडेंस मिला, नेट इंपीडेंस, नेट रेजिस्टेंस। यहां पे नेट रेजिस्टेंस वो जो आप डीसी करंट में निकालते थे वैसे नहीं निकालना है, वेक्टर एडिशन की तरह निकालना है। ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर। सही है भाई? चलिए, तो कभी भी आपको रेजिस्टेंस और साथ में कैपेसिटर सिर्फ दो ही दिए हैं, कोई टफ नहीं है भाई। आप एक काम करो, वी आर और वीसी यहां पे ड्रॉ कर लो, फिर रिजल्टेंट ले लो, आपका नेट आरएमएस वोल्टेज मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कभी भी आपको करंट निकालने की जरूरत पड़े तो आई इक्वल टू वी बाय आर, लेकिन यहां पे नेट रेजिस्टेंस हमने जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में निकाला था वैसे नहीं निकालना है। यहां पे अंडर रूट करके फिर दोनों का स्क्वायर करके एडिशन करना है, क्यू वेक्टर फॉर्म जैसे वैसे ही करना है। एसी करंट है भाई, और मैक्सिमम करंट चाहिए तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। चलो, तो यहां पे एक अपना ये रेजिस्टेंस वाला कैपेसिटर वाला नेट भी नीचे निकाल लिया। चलिए, हाँ फेज डिफरेंस चाहिए, चलो भाई फेज डिफरेंस भी निकाल लेते साथ साथ में। टेन फाई इक्वल टू, चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू अपोजिट बाई बेज हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ये हो गया अपोजिट, यहां पे हो जाएगा बेज, अपोजिट माने वीसी। चलो भाई देखो, ध्यान से देखना, वीसी बाई वी आर। अरे ध्यान रखो भाई, वेले वैसे एक आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा रास्ता है वी की वैल्यू रख लो, वी की वैल्यू हो जाएगी आई आर, लेकिन यहां पे आई एक्स सी लिखना पड़ेगा भाई, नीचे हो जाएगा आई आर। चलिए, आई आई तो वैसे भी दोनों में कट जाएगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है भाई, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो टेन फाई आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टेन फाई इक्वल टू एक्स सी बाई आर। वैसे एक्स सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वन बाई ओमेगा सी डिवाइड बाई आर, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा वन बाई ओमेगा सी इंटू आर। चलिए, तो वापस देख लो, अगर आरसी सर्किट है तो क्या करना है, बिल्कुल जैसे वहां किया था बिल्कुल वैसे ही, कोई चेंज नहीं है। वी आर है, वीसी है, नेट ले लो, नेट आरएमएस वोल्टेज मिल जाएगा। अगर करंट चाहिए तो आरएमएस वोल्टेज डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस भी बिल्कुल वेक्टर तरीके से निकालना है। अगर मान लीजिए फेज डिफरेंस चाहिए तो भी आप वोल्टेज का रेशियो ले लो या फिर तो रेजिस्टेंस का रेशियो ले लो, दोनों से सेम ही होगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या करते हैं, देखो यहां पे मैंने ये बनाया है, आप देख लो इसमें से अच्छे से, काफी काम आने वाली बात है। अगर मान लो आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट, तो सर्किट तो हमारी ऐसी होगी। चलिए, दोनों में करंट सेम हो जाएगा, ये भी ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा सीरीज कनेक्शन है, दोनों में करंट सेम होगा। एक और बात, नेट वोल्टेज ऐसे निकालेंगे, ये भी ठीक है सर, नेट वोल्टेज ऐसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, करंट तो हमारा ऐसे था और नेट वोल्टेज हमारा ऐसे आ गया, नेट करंट हमारा ऐसे, दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा वो हमने देखा, टेन फाई इक्वल टू वीएल बाई वी आर, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। यहां नेट वोल्टेज का फेजर ये है, नेट करंट ये है, तो वी लीड आई, मतलब वोल्टेज का फेजर यहां पे करंट से आगे होगा। आगे होगा, कितना आगे होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। चलिए, भी ठीक है। नेट इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, नेट इंपीडेंस निकालेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। चलिए, वेरिएशन ऑफ जेड, जेड में चेंज कैसे होगा, चलो, तो यहां पे आर तो कांस्टेंट है, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं है, हाँ लेकिन एक्सएल है,
एक्सएल की वैल्यू थी ओमेगा एल, ओमेगा माने 2πfl। तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी जीरो है तो भी नेट रेजिस्टेंस आर तो बचेगा ही बचेगा। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी नेट इंपीडेंस बढ़ता जाएगा। अरे हाँ या ना? सही है भाई। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो भी आर तो होगा ही होगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल बढ़ता जाएगा, नेट भी बढ़ता जाएगा। चलिए मान लीजिए कभी भी वेरी लो फ्रीक्वेंसी है तो एक्सएल होगा ही नहीं, सिर्फ आर होगा। और मान लो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है तो एक्सएल इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप आर को नेग्लेक्ट कर लो तो ये हो जाएगा। चलिए मान लीजिए आरसी सर्किट है, फिगर हमने देख ली, आई दोनों में सेम होगा ये भी हमें पता है, लेकिन यहां पे वीसी नीचे होगा, आर ए वी आर ऐसे होगा। आपको ये याद रखना है, यहां वीएल, यहां वी आर, यहां वीसी। चलिए जब ये दोनों थे तो इसे नहीं गिना था। अब मान लो ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला नहीं है तो इसे नहीं गिनना है, सिर्फ ये दोनों ही लेने हैं। तो नेट ये वोल्टेज वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर इक्वल टू नेट वोल्टेज का स्क्वायर। जी बिल्कुल सही है। यहां पे नेट वोल्टेज यहां पे आएगा, नेट करंट यहां पे है तो V लेक्स I, मतलब I आगे है, V पीछे, V लेग कर रहा है। कहां से कहां के बीच होगा ये? -π/2 से 0 के बीच होगा, -π/2 से 0 के बीच। जी बिल्कुल सही है। चलिए ये बात भी ठीक है। नेट इंपीडेंस कैसे होगा? √r² प्लस XC का स्क्वायर। वैसे XC की वैल्यू क्या हो जाएगी? XC की वैल्यू हो जाएगी 1/ωc, ओमेगा माने 2πfc। चलो ये भी ठीक है। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी जीरो है तो XC कुछ ज्यादा ही होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर मान लो फ्रीक्वेंसी ही जीरो है तो XC बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, अरे ध्यान से देखो यार, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे XC माने 1/2πfc, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी XC कम होता जाएगा, XC कम होता जाएगा और नेट अपना Z कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी Z कम होता जाएगा। चलिए ग्राफ देख लेते हैं। होगा ये कि Z इक्वल टू √r² प्लस XC का स्क्वायर। अगर मान लीजिए XC माने 1/2πfc, अगर f जीरो है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी जीरो है, तब तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, करीब करीब तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी जीरो है तो Z काफी बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी XC कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी तब XC जीरो हो जाएगा, फाइनली ये R हो जाएगा। नहीं समझे आप यार? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी XC कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कोई मोमेंट पे जीरो हो जाएगा, इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि ये जीरो हो जाएगा, तब जाके Z सिर्फ R जितना होगा। लो फ्रीक्वेंसी पे ये XC काफी बड़ा होगा तो Z सिर्फ XC होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे ये सिर्फ R हो जाएगा। चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नया देखो LC सर्किट। एलसी सर्किट में कोई बड़ी बात नहीं है, ये वीआर को तो लेना ही नहीं है, यहां वीएल, यहां वीसी। सही है। तो ऊपर हो जाएगा वीएल, नीचे हो जाएगा वीसी, यहां पे हो जाएगा करंट आई। वीआर वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दूसरी बात, पहले यहां देखो आई इज सेम इन एलएनसी, ये तो सीरीज कनेक्शन है, सेम है, चलो ठीक है। वीएल और वीसी दो ही है। अगर मान लो ऊपर वाला बड़ा हुआ, ऊपर वाला ये इंडक्टर का वोल्टेज बड़ा हुआ तो अपना नेट हो जाएगा वीएल माइनस वीसी। अगर वीएल बड़ा है तो अरे भाई वेक्टर की तरह ही करना है, यहां तो रिजल्टेंट लेने में भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान सर्किट है एलसी। अरे हाँ या ना? अगर मान लो वीएल बड़ा हुआ तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वीएल माइनस वीसी। अगर मान लो यहां पे वीसी बड़ा हुआ एज कंपेयर टू वीएल तो ये हो जाएगा वीसी माइनस वीएल। चलो ये भी ठीक है। तो नेट वोल्टेज यहां पे वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि XC बड़ा है, अरे हाँ या ना? अगर मान लीजिए XC बड़ा है तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज भी बड़ा होगा, यहां पे था VL। अगर मान लो ये वोल्टेज बड़ा है तो रिजल्टेंट तो अपना नीचे आएगा यार,
रिजल्टेंट तो अपना नीचे आएगा। अगर रिजल्टेंट नीचे आएगा, ये नेट वोल्टेज नीचे आएगा, तब तो करंट हमारा ऐसे है, नेट वोल्टेज π/2 पीछे होगा, तो V लेक्स I, फाई इक्वल टू माइनस π/2 अगर XC बड़ा है तो। और अगर XL बड़ा हुआ तो नेट वोल्टेज ऊपर आएगा, अगर ये XL बड़ा है तो ये वोल्टेज भी बड़ा होगा, तो ये वोल्टेज आगे आ जाएगा π/2, फाई इक्वल टू π/2। V लीड्स I अगर XL बड़ा है तो। चलिए, नेट इंपीडेंस निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, XL माइनस XC मोड ले लेना है, सिर्फ प्लस ही लेनी है इसकी वैल्यू, XL माइनस XC। चलो, अब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो जेड में क्या चेंज होगा, पहले ये डिक्रीज होगा फिर ये बढ़ेगा। कैसे, देखो भाई, हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ओमेगा एल माइनस 1/ω/c, मतलब कि 2πfl माइनस 1/2πfc। सही है भाई। तो शुरू शुरू में क्या होगा कि भाई फ्रीक्वेंसी काफी छोटी है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी शुरू शुरू में 0 ही है, हम ऐसा मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी शुरू में 0 है। चलिए, 0 है, तब तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो इनिशियली जब फ्रीक्वेंसी 0 है तब हमारा जेड हो जाएगा इनफाइनाइट। अब मान लो फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ती गई, थोड़ी बढ़ती गई, थोड़ी बढ़ती गई, तो ये थोड़ा कम होता जाएगा, अरे हाँ या ना, और ये थोड़ा बढ़ता जाएगा। होगा ये कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो ये 0 से थोड़ा बढ़ता जाएगा, लेकिन अब ये इनफाइनाइट नहीं रहेगा। ये 0 था, ये 0 आपने डिवाइड कर लिया तो ये 0 पे ये चला गया था इनफाइनाइट पे। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, अब ये इनफाइनाइट से थोड़ा कम होगा। तो पहले इनफाइनाइट था, अब इनफाइनाइट से थोड़ा कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो नेट अपना जेड कम होगा। इनिशियली तो ये हुआ था कि ये हो गया था, इनफाइनाइट पे चला गया था। चलो ध्यान से देखो भाई, तो हुआ ये कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी शुरू शुरू में 0 थी, जब हमारी फ्रीक्वेंसी शुरू शुरू में 0 थी तो ये था इनफाइनाइट, और ये तो 0 ही था, तो शुरू में ये इनफाइनाइट है। चलिए, अब मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 कोई एक मोमेंट ऐसी हो जाएगी, कोई एक मोमेंट ऐसी हो जाएगी कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। अरे हाँ या ना, कोई मोमेंट तो ऐसे आएगी जहां पे ये दोनों, कोई फ्रीक्वेंसी तो ऐसी मिलेगी, तो शुरू में ये इनफाइनाइट था, फिर 0 हो गया, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे वापस हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि अब ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इनिशियल बेस में इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी 0 थी, फिर क्या हुआ, फिर दोनों सेम हो गए तो वापस 0 हो गया, ये और ये, फिर वापस फ्रीक्वेंसी 0 से लेके इनफाइनाइट तक चली गई, अब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो वापस इनफाइनाइट। तो क्या हुआ, इनफाइनाइट से 0 आया, 0 से इनफाइनाइट आया। भाई काफी आसान है, कोई टफ नहीं है। चलो देखो यहां पे, चलो, तो पहले ये इनफाइनाइट से 0 आया, फिर 0 से वापस इनफाइनाइट चला गया, ग्राफ ऐसा आएगा। वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे, वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे ये एक्सएल होगा ही नहीं, ओमेगा एल होगा ही नहीं, सिर्फ ओमेगा सी हो जाएगा, 1/ω/c मतलब एक सी। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ एक्सएल बचेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है काफी। कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे। चलो, पहला क्वेश्चन, इफ एक्सएल इक्वल टू 50 ओहम, एक्सी इक्वल टू 40 ओहम। पहले तो ये देखो कि ये सर्किट कैसी है, आरएल है, आरसी है या एलसी है। तो मुझे तो ना ही इसमें आर दिख रहा है और आर नहीं दिख रहा है, तो आरएल और आरसी की तो कोई बात ही नहीं है, यहां पे एक्सएल और एक्सी है। तो पहले तो सर्किट पहचाननी पड़ेगी, कौन सी सर्किट है। ये आर नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली एल और सी यहां पे कनेक्टेड है, लिखा ही है एक्सएल और एक्सी। हमने थोड़ी देर पहले जस्ट बात की कि एक्सएल और एक्सी की बात करें, तो आप एक काम करो, एक्ससी को लिख लो नीचे, एक्सएल को लिख लो ऊपर। चलो ठीक है, दोनों आमने सामने है, रिजल्टेंट लेने में कोई बात नहीं है। नेट जेड कैसा होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके मोड लेना है, तो ये हो जाएगा 10 ओहम। अरे भाई, एक 50 है, एक 40 है, नेट हो गया 10 ओहम। चलिए, मैक्सिमम वोल्टेज भी हमारे पास है, मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास है, तो नेट मैक्सिमम करंट भी निकाल सकते हैं, आई मैक्स। आई मैक्स माने वी मैक्स बाई जेड।
वी मैक्स कितना है हमारा, वी मैक्स है 40, मैक्सिमम वोल्टेज ले रहा हूं, मैक्सिमम वोल्टेज 40 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगी 4 एम्पियर मैक्सिमम करंट हो जाएगा। लेकिन इफेक्टिव वैल्यू पूछी, इफेक्टिव वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी, आरएमएस होगी भाई। तो यहां पे आरएमएस वैल्यू हो जाएगी आई मैक्स बाई √2। कर लेना खुद से, ये बड़ा ही आसान है, इतना तो आप खुद कर ही सकते हो। आगे देखो, चलिए, इन गिवन वैल्यू गिवन सर्किट कैलकुलेटेड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। चलिए, रेजिस्टेंस का वोल्टेज दिया है, इंडक्टर का वोल्टेज निकालना है, नेट सोर्स का वोल्टेज कुछ ऐसे दिया है, इसमें ये मैक्सिमम वोल्टेज है। पहले तो यहां से आरएमएस निकाल लो, वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्स माने 100√2 डिवाइड बाई √2, ये हो जाएगा 100 वोल्ट। तो नेट इफेक्टिव वोल्टेज 100 वोल्ट है। अब ये कौन सी सर्किट है भाई, ये सर्किट है आरएल सर्किट। तो आर यहां पे, जी बिल्कुल आर यहां पे, हम आर मतलब वी आर, चलिए यहां पे लिख लेता हूं वी आर, यहां पे वीएल, और इसका नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसे मिलके आया है, नेट रिजल्टेंट हमारा वीआरएमएस कुछ मिलके आया 100, और इसमें वीआर दिया है 60, चलिए 60 वोल्ट। तो भाई ये तो अब आराम से निकाल पाओगे। शुरू शुरू में सोचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा ढंग से देखो, हो जाएगा भाई। ये वीएल 80 हो जाएगा, पाइथागोरस कर लो, यहां से आराम से मिल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। वी आर वीएल रिजल्टेंट, रिजल्टेंट था वी आर वीएल। दिक्कत ये है कि काफी लोग ये मैक्सिमम लेके कर लेते हैं, नहीं भाई मैक्सिमम लेके नहीं करना है, पहले आरएमएस निकालो, ये आरएमएस मिलेगा, जो नेट मिलेगा इफेक्टिव मिलेगा। चलो नेक्स्ट, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, काफी अच्छा है। देखो यहां पे क्या दिया है, when 10 volt DC supply across coil current through 2.5 एम्पियर। चलो मेरे पास एक कोयल है, कोयल क्या करती है भाई, कोयल जब डीसी करंट है तो वो रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करती है। डीसी करंट में इंडक्टेंस तो कुछ होता ही नहीं है भाई, मतलब कि मान लो ये कोयल है मेरे पास, तो भाई डीसी करंट पास करो तो ये जनरल एक वायर की तरफ बिहेव करती है, सिर्फ इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन जब एसी कोयल में जब आप एसी करंट पास करते हो तो ये इंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा। चलो ठीक है, तो पहले क्या कहा इसने, व्हेन 10 वोल्ट डीसी सप्लाई अक्रॉस द कोयल, डीसी करंट पास कर रहे हैं, तो करंट पास हो रहा है 10 एम्पियर। मैं यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाई आर, डीसी करंट में कोई लोचा है ही नहीं, वी बाई आई सॉरी। चलिए वोल्टेज 10 दिया है, करंट 2.5, तो यहां पे ये मिल गया 4 ओम। चलिए ठीक है, अब क्या बताया, अब बताया ये कि इफ 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई करंट रिड्यूस टू 2 एम्पियर। अगर मान लो हम इसे एसी करंट पास कर रहे हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो करंट 2 एम्पियर ही पास हो रहा है। अब क्या होगा कि मान लो ये हमारी कोयल है, ये कोयल में जब एसी करंट पास होगा तब ये रेजिस्टेंस की तरह तो बिहेव करेगा ही करेगा, लेकिन अब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी साथ में होगा, और यहां पे नेट इंपीडेंस मिलेगा, ये नेट इंपीडेंस क्योंकि अब एसी करंट है, नेट इंपीडेंस मिलेगा वी आर एम एस बाई आई आर एम एस। चलिए, क्वेश्चन में जो दिए होते हैं ये वोल्टेज, ऐसे वोल्टेज कहीं पे आपको दिए हैं, या आरएमएस वोल्टेज ही है, जनरली ये इफेक्टिव वोल्टेज ही हो गए। इफेक्टिव वोल्टेज मतलब आरएमएस वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि ये मैक्सिमम है, जब तक कहा नहीं है तब तक यहां पे जो लिया है वो आरएमएस वोल्टेज मान के ही चलो। चलिए, तो ये हो गया 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 ओम। चलिए, हुआ ये कि पहले तो सिर्फ डीसी करंट पास किया था, डीसी करंट पास करने में ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था, और वो मिला था 4 ओम। जब हमने एसी करंट पास किया तो ये रेजिस्टेंस तो वो तो नेचर उसमें था ही था भाई पहले से, ये जो वायर था उसमें,
ये जो वायर था उसमें रेजिस्टेंस का नेचर तो पहले से था, लेकिन अब इसमें इंडक्टर का नेचर भी आ जाएगा। तो यहां पे ये इंडक्टर का नेचर भी आ गया। अब नेट निकल के आया 5 ओम। तो इंडक्टर का इंपीडेंस होगा, इंडक्टर का रिएक्टेंस होगा, ये इंडक्टर का रिएक्टेंस यहां पे कुछ 3 ओम मिलेगा। कंफ्यूजन की बात यहां पे ये है, कंफ्यूजन की बात कि सर पहले तो आपने डीसी करंट पास कर दिया, इसमें से डीसी करंट पास कर दिया, तो डीसी करंट में इसने 4 ओम बताया। फिर आपने एसी करंट पास किया तो ये 4 तो रखा, लेकिन ये इंडक्टर भी रखा। तो हमें जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या हमें वहां पे दोनों लेने हैं? नहीं बेटा, वहां पे दोनों नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके दूसरे क्वेश्चन में जो इंडक्टर दिया होगा वो आइडियल होगा। मतलब उसमें डीसी करंट पास करेंगे तो वो कोई रेजिस्टेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा। जब एसी करंट पास करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे चेंज होगा कि वो करंट को अपोज करेगा। समझो भाई, ये कंफ्यूजन अभी अभी तो नहीं होगा, ये कंफ्यूजन जब आप अच्छे से समझ जाओगे तब होगा। कि सर कोई इंडक्टर हमें क्वेश्चन में दिया है तो उसका सिर्फ इंडक्टर ही लेना है या रेजिस्टेंस इंडक्टर दोनों लेने हैं? अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो आपको सिर्फ इसका इंडक्टेंस ही लेना है, एक्सेल ही लेना है। यहां पे तो क्या है, हमारा वायर था वो आइडियल वायर नहीं था। जब वो कोयल थी तो उसमें डीसी करंट पास किया तब वो अपोज कर रहा था, 2.5 एम्पियर करंट पास कर रहा था, 4 ओम रेजिस्टेंस वहां पे था। अब हमने उसे एसी सप्लाई दिया तो वो खुद तो रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर ही रहा था, लेकिन अब करंट जो चेंज हो रहा है वो चेंज होते हुए करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे जनरेट हुआ कि वो अपने करंट का इंडक्टर जैसे अपोज कर रहा है वैसे भी अपोज करने लगा। तो दोनों ही काम कर रहे थे, 4 ओम 3 ओम, और नेट निकल के आया 5 ओम। ठीक है भाई। जनरली क्वेश्चन में जो यहां पे आपको रेजिस्टेंस और साथ में जो इंडक्टर दिए हैं, ये इंडक्टर वाला वायर आइडियल वायर होगा। आइडियल वायर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पास करने पे अपोज करेगा, डीसी करंट पास करने में ये अपोज नहीं करेगा। लेकिन यहां तो पहले बता दिया डीसी करंट पे अपोज कर रहा है, फिर एसी करंट पास किया तो वो तो अपोज करता था, वो तो करेगा ही, लेकिन अब इंडक्टर भी अपना काम करने लगेगा। तो कभी भी ये होता है कि 5 ओहम भी ऑप्शन में दिया होगा, आप कहीं पहले 5 टिक मत कर लेना भाई। ये अपना नेट इंपीडेंस आया है, ये तो अपना काम कर रहा था, नेट इंपीडेंस 5 आया, तो अब इतना तो आप कर सकते हो कि ये 3 आएगा, कोई टफ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो। व्हेन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्ट 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। चलिए, तो यहां पे क्या मैं नेट जेड निकाल सकता हूं? नेट जेड इक्वल टू वी आर एम एस बाई आई आर एम एस। कोई दिक्कत नहीं है, वी आर एम एस है 10 वोल्ट, आई आर एम एस करंट मिला 1 एम्पियर। क्या ये 10 ओम हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, नेट इंपीडेंस 10 ओम हो जाएगा। अब क्या कहा इसने? वोल्टेज लीड द करंट बाई फेज एंगल π/3। चलो पहले तो कौन कौन सी सर्किट है ये देख लो, इंडक्टेंस है और रिएक्टेंस है। चलिए यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लो, ये हो जाएगा एक्सएल, ये हो जाएगा आर। रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, रिजल्टेंट हमें मिल गया 10। जी हाँ 10 मिल गया है, और यहां पे ये जो एंगल दिया है वो π/3 दिया है। चलिए, अगर π/3 दिया है तो 10π/3 इक्वल टू एक्सएल बाय आर। वैसे 10π/3 हो जाएगा √3r, सॉरी √3। तो एक्सएल यहां पे हो जाएगा, यहां पे एक्सएल हो जाएगा √3r। अब आप एक काम करो, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वायर रूट कर लो, तो ये मिल जाएगा जेड। अरे हाँ या ना? वैसे आपको जेड पता है, जी हाँ बिल्कुल पता है। वैसे एक्सएल की जगह √3r रख दो,
यहां पे आर रख दो तो यहां से आर मिल जाएगा, आर पे से आप एक्सेल भी निकाल सकते हो, यहां से आप खुद कर लोगे। अरे हाँ या ना? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एल दिया है, आर दिया है, और यहां पे एक इक्वेशन दिया है। करंट का इक्वेशन कुछ ऐसे दिया है, चलिए करंट, तो यहां पे फेज डिफरेंस है π/4। चलिए फेज डिफरेंस π/4 है, तो मैं फेज डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लू, 10 π/4, 10 फाइ इक्वल टू XL/XR। सिर्फ आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 10 π/4 हो जाएगा 1 XL/R, तो क्या XL इक्वल टू आर हो जाएगा? अरे हाँ या ना? वैसे आर हमारा है 314 ओहम, तो XL भी 314 हो जाएगा, लेकिन शायद XL नहीं पूछा है, इंडक्टेंस पूछा है, तो इंडक्टेंस हो जाएगा ओमेगा एल इक्वल टू 314। अरे हाँ या ना? वैसे यहां पे ओमेगा भी बताया है, 314 ही है ओमेगा, तो 314 इंटू एल इक्वल टू 314, तो एल हो जाएगा 1 हेनरी। ठीक है भाई, तो देख लो भाई, क्वेश्चन आसान आते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा ढंग से देखो, समझ में आ जाएगा। अगला वीडियो एलसीआर सर्किट का आएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।